It is the phenomena of production of induced EMF. It is the phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. ठीक है। इंडक्टेंस क्या, इसको इंडक्शन बोलिए, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि मैं उस फिनोमिना की बात कर रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो अभी बताता हूँ। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी कॉइल में, देखिए मैं किसी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कॉइल में अगर कोई चेंजिंग करंट भेजा जाता है। चेंजिंग करंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट नहीं है वो करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो अगर करंट चेंज होता रहेगा, अच्छा इसका एक एग्जांपल आपको ये बताया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मैंने बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक बार करंट इसमें फ्लो कर गया, एक बार करंट फ्लो कर गया, तो जब करंट इसमें लगातार फ्लो कर रहा है तो बस ये एक बार डिफ्लेक्शन दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाकर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, सेंटर में रहती है इसकी जो नीडल है, ये वापस अपनी सेंटर वाली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप करंट की वैल्यू को कम ज्यादा लगातार करते जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन लगातार आता जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब करंट की वैल्यू चेंज होती है, और करंट अगर हमारा कांस्टेंट है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो इसी वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो फंडा है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है कि एक नई ईएमएफ का पैदा हो जाना, एक नई इंड्यूस का मतलब पैदा हो जाना, एक नई ईएमएफ का पैदा हो जाना किसी भी सर्किट में, वो तभी पैदा होगी जब करंट ना चेंज होता रहेगा। वो चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, वो चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब तक मेरा करंट वो चेंजिंग करंट नहीं होगा, जब तक वो चेंजिंग करंट नहीं होगा तब तक मैं ये कहूंगा कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है चेंजिंग करंट की वजह से, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब इस चीज को हम ऐसे दिखाएंगे कि एक कॉइल है, सिंगल कॉइल है, सेल्फ इंडक्शन मतलब एक कॉइल होगी, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दो कॉइल होगी। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि किसी भी मान लीजिए हमारा मन कर रहा है कि हमको आइसक्रीम खानी है ना, हम और आप फ्रेंड्स हैं, हमको आइसक्रीम खानी है, मैं बोलता हूँ कि अच्छा मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, हाँ भाई मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो ठीक है, अब ये म्यूचुअल कंसेंट हो गया हमारा कि हम दोनों का मन है आइसक्रीम खाने का, तो हम आइसक्रीम खाने चले गए। तो म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि इट इज अ कॉमन डिसीजन, इट इज अ कॉमन डिसीजन। तो सेल्फ का मतलब क्या है, भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मैं अकेला आइसक्रीम खा के आऊंगा। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि इस कॉइल को किसी और कॉइल से कोई मतलब नहीं है, इसके खुद के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा सिर्फ उससे लेना देना है, ऐसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या करा कि ये कॉइल ले ली, और इस कॉइल को कोई भी कॉइल हम लेंगे या रेजिस्टेंस लेंगे या कैपेसिटेंस लेंगे, तो उसमें एनर्जी का सोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बैटरी। मैंने बैटरी लगा दी है और यहाँ पर लगा दिया मैंने एक स्विच। यहाँ पर लगा दिया हमने एक स्विच, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव से निकलेगा और अपना लूप कंप्लीट करके वापस नेगेटिव में आएगा, कब, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब ये स्विच आपका यहाँ पर टच करेगा। तो ईएमएफ का वही फंडा है कि मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, तो ईएमएफ का फंडा ये है कि करंट जिस डायरेक्शन में होगा ना, ये करंट इस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा इसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस्ड करंट मतलब it opposes the change which produces it, Lenz law, it opposes the change which produces it। ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक चेंजिंग करंट। तो क्या चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट चेंज, कौन सा ऐसा चेंज है जो इस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, चेंजिंग करंट।
और चेंजिंग करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उल्टा होगा। इंड्यूस्ड करंट बोल रहा हूं तो समझ लेना इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बोल रहा हूं, क्योंकि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट मींस करंट इंड्यूस हो रहा है। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्शन अगर पूछा जाए तो सिर्फ ये कहेंगे कि एक चेंजिंग करंट जो है वो किसी भी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ऑब्वियस सी बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एन ईएमएफ गेटिंग इंड्यूस्ड इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक ही कॉइल है। उसके बाद हम तो ये जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू ईएमएफ होती है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। जो इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी। जो हमने ये करंट दिया है ना, जो हमने ये करंट दिया है कि चेंजिंग करंट है, इस चेंजिंग करंट के अपोजिट होगा इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो करंट है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव में जाएगा, लेकिन इस कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो करंट अंदर जो है उसकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये बताओ सर ऐसा क्यों होता है? ये लेंज लॉ की वजह से होता है। लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देयर बाय इंड्यूस्ड करंट। एक मिनट, ये वीडियो कैसे पॉज हो गया, एक मिनट वेट करिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जब भी कभी किसी भी सर्किट में कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो दैट डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अब मैं सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जब कोई कॉइल होती है, अगर किसी कॉइल की बात करते हैं, कॉइल का मतलब क्या है कि एक सिंपल वायर है, उस वायर को ही मैंने लपेट के सोलेनॉइड की फॉर्म दे दी है। तो उस कॉइल में अगर हम कोई भी चेंजिंग करंट, करंट की बात नहीं कर रहे हैं, चेंजिंग करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट लगातार चेंज हो रहा है, कांस्टेंट करंट नहीं है। तो अगर चेंजिंग करंट जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज ऐसी जा रही है जो चेंजिंग है, और वो चेंज किस में हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है। तो इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, तो इस चेंजिंग करंट की वजह से ही तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो जो ईएमएफ है वो इस चेंजिंग करंट को ही अपोज करेगा। तो चेंजिंग करंट की डायरेक्शन ये है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो ठीक है सर। इस जो इस चेंजिंग करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब आप ये देखिए कि अगर करंट हमारा कांस्टेंट होता ना, अगर कांस्टेंट होता करंट तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब चेंजिंग करंट। अब मैं अगले चैप्टर में ना इसको डिटेल से हम ये देखेंगे। आप ये सवाल उठा सकते हो कि सर ये आपने बैटरी क्यों लगाई है, ये तो डायरेक्ट करंट के लिए होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें एक ऐसा सोर्स लगाना होता है, वोल्टेज सोर्स ऐसा, प्लस माइनस, ये होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग ये क्या बना है, ये मैंने साइन वेव बना रखी है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि करंट मेरा लगातार चेंज हो रहा है साइनसॉइडली। तो इसको डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बताइए जी, समझ में आ गया? यस। ठीक है, हाँ जी सर, आ गया। ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर मतलब जो इंडक्शन है, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, उसको इंडक्शन कहते हैं। तो अब बात ये करेंगे कि जब इंडक्शन हुआ तो कितना इंडक्शन हुआ, उस इंडक्शन को स्टडी भी तो करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि कितना इंडक्शन हुआ, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। तो एक होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
flux is directly proportional to the current passing through a coil तो जो फ्लक्स है उसको फाई बोल देते हैं. फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. फाई जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इट इंप्लाइज दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाता है. फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और simply इंडक्टेंस. इसको हम सिंपली इंडक्टेंस भी बोल देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, देखिए इस करंट की वजह से एक फ्लक्स डेवलप हुआ और इस फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देते हैं. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है because it opposes the change which produces it, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. अब यहाँ पर इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस के केस में फाई की वैल्यू क्या है? एल आई. तो फाई की जगह एल आई रख दीजिए. तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी. माइनस डी एल आई अपॉन डी टी. इसके बाद क्या करेंगे? ये जो L है, इस L को बाहर निकाल लेंगे. आप कहोगे कि I को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि टाइम के साथ जो चेंज होती रहे वैल्यू करंट की, वो लेकर चलना है. मतलब चेंजिंग करंट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? वो एक ऐसी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है जो चीज कभी रुकती नहीं है. मैं चेंज हो गया तो मैं किस रिस्पेक्ट में, आपने कहा कि भाई ये तो मतलब चेंज हो गया, ये जो आदमी है ये चेंज हो गया, तो आप तभी ये कहेंगे कि कुछ टाइम पहले तो ये ऐसा था, कुछ टाइम लेकिन अब ये ऐसा हो गया. तो मैं किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गया? मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया. पहले मैं बहुत अच्छा था, अब मैं बहुत गंदा हो गया. ठीक है. तो मैं टाइम मतलब अब से 2 महीने पहले मैं बहुत अच्छा था लेकिन अब मैं बहुत खराब हो गया. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो चेंज होती है, दैट थिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एल इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे. तो ई इज इक्वल टू माइनस साइन तो वही एल बाहर निकाल लो और डी आई बाई डी टी. ये हो गया. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ऐसे निकलेगा सेल्फ इंडक्टेंस के केस में माइनस एल डी आई बाई डी टी. एंड सो L is equal to E upon di by dt. L is equal to minus E upon di by dt. ये हो गया. ठीक है. और मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैग्नीट्यूड में ये नेगेटिव साइन हट जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये L इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन डी आई बाई डी टी और इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी. HENRY हेनरी. इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है इंडक्टेंस की. ठीक है. ये करने के बाद में फिर मैं ये कहता हूँ कि अब ना मैं एक सोलोनॉइड लेता हूँ. हालांकि ये कॉइल भी एक सोलोनॉइड है, मैं प्रॉपर एक सोलोनॉइड ले रहा हूँ जिस सोलोनॉइड का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ भी होगी. तो मैं एक पर्टिकुलर सोलोनॉइड की बात कर रहा हूँ और मैं उस सोलोनॉइड के केस में कुछ और पैरामीटर्स को यूज करते हुए मैं उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करूंगा. ठीक है. तो ये इसका एप्लीकेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड. मैं यहां से मिटा रहा हूं, उधर करूंगा इसको.
और बड़ा आसान पोर्शन है ये। और अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो इसमें 5-5 नंबर के ही आते हैं क्वेश्चन। और बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टफ इसमें कुछ पूछ लिया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो हमने क्या करा कि एक ना सोलेनॉइड बना लेते हैं। सर जो हम लोग ई पे मॉड लगाकर -d∅dt लिखते हैं, मॉड हाँ हटाकर। सर अगर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखा था, उन लोगों ने माइनस नहीं लगा रखा था और मॉड भी नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वो वो ऐसा होता है कि वो ना सीधे सीधे उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वो सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना। ठीक है सर। जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो, अगर जिस भी करंट की वजह से इंड्यूस हुआ वो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पेशली कि मैग्नीट्यूड अगर है तो ये नेगेटिव साइन हटाओ। ठीक है सर। डेरिवेशन जहां भी करेंगे वहां नेगेटिव साइन लगाएंगे, न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, अब इसके बाद आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक स्विच ले लिया। ये आपके पास एक कॉइल हो गई, सॉरी, ये पूरी हमारी सॉलिनॉइड हो गई। तब हम ये कहेंगे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम एक चीज डिराइव कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसको बोल देते हैं हम कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है। where small n is the number of turns per unit length, number of turns per unit length, and r is very less than l, where r is the radius of one turn of a solenoid। सोलोनॉइड का जो भी एक टर्न है, जैसे मान लीजिए टर्न है तो इसका कुछ रेडियस तो होगा। तो r is the radius of one turn of a solenoid and l is its length, and l is its length। तो इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो काफी ज्यादा है आर के कंपैरिजन में। ये हमने सोलेनॉइड ऐसा लिया है जिसका रेडियस के कंपैरिजन में उसकी लेंथ काफी ज्यादा है। एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये हो गया। तो अभी तक मैंने देखा कि ये चीज तो मैं जानता हूँ पहले से ही कि B इज इक्वल टू Q नॉट एन आई होता है। यहाँ पर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अच्छा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकाला जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of the solenoid, ये हो जाएगा B magnetic flux linked with each turn of the solenoid, ये हो जाएगा B into A। सोलेनॉइड के केस में जो B है वो हमने निकाला था म्यू नॉट एन आई, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन
आई ए, ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए। तो लिंक्ड विद ईच टर्न, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, ठीक है, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है। तो हमने ये कहा कि मैग्नेटिक, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन। तो एल यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन। तो एल यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, एन इंटू एल। तो हम ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू एन इंटू एल। क्योंकि एन कितने, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन वन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स है। तो एल यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन एल हो गए। तो हम ये कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इतना था, एक टर्न के केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना था। तो अगर मैं एनएल टर्न्स की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इसमें हम एनएल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक टर्न के केस में था। तो एनएल टर्न्स के केस में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with NL turns of complete solenoid, पूरी solenoid में, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। ये एक टर्न में था, तो एनएल टर्न्स में कितना, म्यू नॉट एन आई ए इंटू एनएल, यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, बताइए बेटा, इतना क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। एन आई, यस सर। हाँ जी, एन आई स्क्वायर ए एल, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, यानी कि फाई निकाला। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहा हूँ एक सोलेनोइड का। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, बट वी नो दैट, फाई इज इक्वल टू, अभी अभी देख कर आए हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेट 1 एंड 2, दोनों ही तो फाई हैं। तो इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे। तो एल आई इज इक्वल टू कैपिटल एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। आई से आई कैंसिल आउट, एल की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलोनॉइड। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ये भी कह देते हैं, ये तो क्योंकि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये तो ये है। अगर इसी को हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में निकालना हो, ये कहेंगे इफ, स्टार बना के, वैसे तो यहाँ तक हो गया ये, इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कंप्लीट सोलोनॉइड, अगर पूरी सोलोनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है ना, तो मैं कंप्लीट सोलोनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकाल चुका हूँ, एन एल। यानी कि कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल ही तो है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, एन एल, ठीक है, क्योंकि लेंथ थोड़ी चेंज हो गई सोलोनॉइड की। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल हो गया, तो एल यूनिट लेंथ में कितना, एन एल। उसको अगर कैपिटल एन दे रखा है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, बस ये देख लो। स्मॉल एन की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल एन की जगह हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल, ये। और इस वैल्यू को
इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो कैपिटल एन हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर का मतलब कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ए एल, अब एक एल से एक एल कट गया तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, यूनिट इसकी हेनरी होती है। बताइए जी, समझ गए? अच्छा Yes, जी, sir. अब इसके बाद में इसी में ये जो डेरिवेशन अगर मान लीजिए आता है तो इस डेरिवेशन में वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं, एक लाइन लास्ट में लिख देते हैं कि डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो वो आप इजीली बड़े आराम से बता सकते हैं फैक्टर्स किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। मैं ये बता रहा हूँ, फैक्टर्स on which self-inductance factors on which self-inductance depends। किस किस फैक्टर पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखी है? कैपिटल है ना? और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल है, ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल n स्क्वायर। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, जितने टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही इंडक्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये हो गया। दूसरा, और तीसरा परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब क्या है कि जिस मटेरियल से हमारी सोलोनॉइड बनी है, ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप कहोगे कि ये कैसी बात हो गई, म्यू नॉट तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना? तो फ्री स्पेस ये तो फिक्स है 4 पाई × 10 की पावर -7, ठीक है मान लिया। लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, अगर मान लीजिए मैं जिस मटेरियल का ये बना है अगर मैं उसके टर्म्स में इसको निकालने लगूं तो हम जानते हैं म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, म्यू आर relative permeability is equal to permeability of the material upon permeability of free space, ये होता है। ठीक, तो अगर मेरे से ये कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की भी आपको परमिएबिलिटी लेनी है तो मैं इस म्यू नॉट की जगह पर मैं म्यू लिखूंगा यहाँ पर, तो वो हमारे पास ऐसा हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, कैपिटल एल, ये हो जाएगा। सर म्यू आर क्या होता है? म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाली जाती है तो हम उसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, ये चीज होती है। तो सर जो मेन फॉर्मूला है उसमें म्यू आर डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना? बस मेन फॉर्मूला में म्यू आर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। क्लियर है बेटा दोनों को? बताओ आकृति। हाँ सर। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं, यहाँ करता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके ना जो हम ये सेल्फ इंडक्टेंस कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कर रहे हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं।
वो एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करा नहीं रहा हूँ, एप्लीकेशंस जैसे हैं और मैं नोट्स में आपको भेजूंगा। एप्लीकेशंस जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में क्या होता है कि हम जो करंट अप्लाई करते हैं ना, इलेक्ट्रिक ब्रेक वो होते हैं कि जैसे गाड़ी अगर कोई चल रही है, जो बहुत एडवांस कार्स होती हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं, रेसिंग बाइक्स होती हैं, तो उनमें जो ब्रेक्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इन द सेंस कि मैंने ब्रेक के केस में जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो जैसे साइकिल का ड्रम होता है, जो जिस पर वो व्हील घूमता है, तो वो जो ड्रम होता है, उस ड्रम में रबर पैड लगे रहते हैं। रबर पैड जो हमारे उसके होते हैं ना, ये ब्रेक शू जिनको आप बोलते हैं, तो वो रबर पैड जाकर उस पर टच करते हैं, ऐसे वो एक्सपैंड करते हैं, तो वो रोटेटिंग व्हील पर टच करते हैं, तो वो रुक जाती है गाड़ी। तो इसी तरीके से रबर जो पैड होता है, वो उसको भी घिस देगा। जो व्हील का ड्रम होता है, वो उसको भी बहुत तेजी से घिस देगा। जहां हम एडवांस बाइक्स की, एडवांस कार्स की बात करते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक ब्रेक काम आते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक क्या काम करते हैं कि बिना टच करे ही काम कर देंगे। कैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चेंजिंग करंट अप्लाई करा एक डायरेक्शन में, तो जो इंडक्टेंस है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो दूसरे डायरेक्शन में हो जाता है। तो मैं तो डायरेक्शन आगे की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ करंट की। जैसे ही मैं ब्रेक का पेडल दबाऊंगा, तो बेसिकली ब्रेक का पेडल दबाने का मतलब क्या है कि मैं बैटरी का स्विच ऑन कर रहा हूँ। बैटरी का स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि चेंजिंग करंट सीधा जाएगा हमारे व्हील का जो ड्रम है उसमें, और व्हील का जो ड्रम है, व्हील का ड्रम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा दूसरे डायरेक्शन में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक ब्रेक वहीं के वहीं रुक जाती है, मतलब गाड़ी जो है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का ये कंसेप्ट होता है। तो कभी हालांकि एप्लीकेशंस पूछी नहीं गई इसकी, लेकिन अगर कभी पूछी जाएगी तो मैं 2 एप्लीकेशंस इंक्लूड करके नोट्स में आपको भेज दूंगा। अगर पूछी जाएगी तो मेंशन कर देना, ठीक है। अब अगला स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और 1 मिनट का टाइम, तो मैं जरा पानी पी लूं। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, it is the phenomena of production of induced EMF. It is the phenomena of production of induced EMF. Induced EMF in one coil, due to a change of current, due to a change of current in the neighboring coil, in the neighboring coil. अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पर आप जब इसमें बुक में देखोगे, चाहे एसएल में देख लीजिए या चैप्टर वाइज में देख लीजिए, जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे ना लास्ट ईयर के सेल्फ इंडक्टेंस पर और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, तो एक क्वेश्चन आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे। वो आता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर की एनर्जी निकालने वाला एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है उसमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने वाला। तो हाँ एनर्जी सर। वाला और एनर्जी डेंसिटी वाला वो लास्ट ईयर ही सिलेबस से हट गया था, ठीक है ना। तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, एनर्जी निकालने का और एनर्जी डेंसिटी का एक वो आता है, आपको ये फॉर्मूला आप डिराइव करिए, उसका ये फॉर्मूला होता है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। L I square।
है ना। लेकिन सर एक ही फॉर्मूला हो जाएगा अगर आ गया तो? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर ये सिलेबस में से हटा दिया था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कभी सोचो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को करना है, अब ये सिलेबस में नहीं है, ठीक। लेकिन ठीक है सर। हाँ इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पर पूछा जाता है। ऐसे ही जब आप देखोगे तो साइक्लोट्रॉन करके एक टॉपिक है, वो साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है वो मतलब इतना पूछा गया, इतना पूछा गया लास्ट ईयर के पेपर्स में, आप देखेंगे, लेकिन लास्ट ईयर ही वो सिलेबस में से हटा दिया, ठीक है। तो उसको भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं कोरोना की वजह से नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो पिछले साल ही हटा दिया था। चलिए जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए हमने इधर एक कॉइल, इधर एक बैटरी लगाई, तो यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और इधर एक कॉइल है, और इसके सामने ही एक और कॉइल लगा दी हमने। सर वीडियो लैग कर रही है, हाँ वीडियो पीछे रह गई सर। अच्छा अच्छा। आकृति तुम्हारे यहाँ जियो ठीक चल रहा है? हाँ सर सही चल रहा है। ये जियो पता नहीं आज दोपहर में तो चल ही नहीं रहा था, और अभी ऐसे ही हो रहा है, ये आगे पीछे चल रही है वीडियो। चलो ठीक है, दोबारा प्रॉब्लम हो तो बताना, अभी तो शायद ठीक है। अच्छा यहाँ पर लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, फंडा बिल्कुल सेम है कि अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमने ये कहा ना कि किसी भी कोई भी हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी एक कॉइल में करंट जा रहा है, तो उस कॉइल की वजह से एक नेबरिंग कॉइल है, उस नेबरिंग कॉइल तक में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये फंडा जो है, ये फंडा कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। It is the phenomena of production of induced EMF in one coil due to change of current in the neighboring coil। मतलब ये जो बाजू वाली कॉइल है, इसको P मतलब प्राइमरी कॉइल एंड S मतलब सेकेंडरी कॉइल, कि अगर प्राइमरी कॉइल में भी चेंजिंग करंट जा रहा है, तो वो चेंजिंग करंट सिर्फ इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस करे, जरूरी नहीं। बराबर में अगर कोई नेबरिंग कॉइल है, तो वो नेबरिंग कॉइल में भी इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, कि इसकी वजह से इसमें इंडक्शन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो क्या देखिएगा, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने इसमें देखा था सेल्फ इंडक्टेंस वाला, सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कोफिशिएंट होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे कि पाई, पाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और इस केस में हम बोल देंगे कि पाई इज इक्वल टू एम आई। यहाँ पर एम क्या होता है, एम इज द coefficient of mutual induction, M is for mutual, coefficient of mutual induction, ठीक है। यहाँ भी वही चीज हम बोलेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई की वैल्यू एम आई यहाँ पर डाल देंगे, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, एम बाहर आ जाएगा, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर एम मेरे को निकालना है, ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अब ये माइनस ई का मतलब क्या है कि वही कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो हो जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी, मतलब बस नेगेटिव साइन हटा देंगे और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और
ये जो है बेसिकली क्या है तो ये भी इंडक्टेंस ही ना, तो इसकी यूनिट जो है इसकी भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होती है, इसकी भी ऐसा यूनिट हेनरी होती है। और जैसे मैंने कहा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, इसी तरीके से अब हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। दो लॉन्ग सोलेनोइड हैं और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। ठीक है, ये कैसे निकाला जाएगा? हम सिर्फ और सिर्फ दो सोलेनोइड्स की बात करते हैं और कुछ ऐसा करेंगे कि वो जो दोनों सोलेनोइड्स हैं, एक सोलेनोइड दूसरे सोलेनोइड को अपने अंदर से गुजारे, है ना, अपने अंदर से गुजारे। इसका मतलब क्या है कि एक सोलेनोइड दूसरे सोलेनोइड को पूरी तरीके से एनवलप कर ले, कवर कर ले चारों तरफ से। देखिए कैसे, हम ये कहेंगे कि एक सोलेनोइड तो ऐसी होगी, एक सोलेनोइड तो ये हो गई, और जो दूसरी सोलेनोइड है वो ऐसे होगी। और मैं आगे इसको डॉटेड उससे दिखाऊंगा, डॉटेड रिंग से। ठीक है, तो डॉटेड रिंग्स है, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। अच्छा, ये वीडियो ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है कि एक बार रिफ्रेश करके देखूं? नहीं सर, अब नहीं कर रही। अभी कर ली, चलिए ठीक है। तो एक कॉइल ये हो गई और एक कॉइल ये हो गई। अच्छा, अब अगर हम दोनों कॉइल्स की बात कर रहे हैं तो ये वाली जो कॉइल है इसमें जाने वाले करंट को मैं बोल देता हूँ I1। ठीक है, और ये जो सोलेनोइड है इसको मैं बोल देता हूँ S1 सोलेनोइड, S1। ऐसे ही इस वाले में जाने वाले करंट को मैं बोल देता हूँ I2, और इस सोलेनोइड को मैं बोल देता हूँ S2। ये S2, ये दूसरी सोलेनोइड हो गई। ठीक है, और अ, जो लेंथ है, जो लेंथ है सोलेनोइड की, दोनों की कॉमन लेंथ को मैंने L बोल दिया, कॉमन लेंथ को हमने L बोल दिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो इसका रेडियस R1 है, छोटे वाली सोलेनोइड का, और जो बड़ी वाली सोलेनोइड है, बड़ी वाली सोलेनोइड का रेडियस हम ले लेंगे R2। बड़ी वाली सोलेनोइड का रेडियस हम R2 ले लेंगे, R1 और R2। ठीक है जी, कितना करा है कि एक सोलेनोइड जो है वो दूसरी सोलेनोइड के अंदर से गुजर रही है, मतलब उसने उसको पूरा अपने अंदर समा रखा है, ऐसे है। ठीक है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये दोनों सोलेनोइड्स हैं, इसमें जो छोटे वाली सोलेनोइड है, छोटे वाली सोलेनोइड बड़ी वाली सोलेनोइड के अंदर से गुजर रही है, तो दोनों का कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा? भाई छोटी वाली सोलेनोइड बड़ी वाली के अंदर है, तो छोटी का एरिया छोटी को तो कवर कर ही रहा है और बड़ी को भी कवर, बड़ी के अंदर भी समाया हुआ है। तो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि R1 मैंने छोटे वाले का रेडियस लिया।
एक तो ये हो गया, एल हो गया स्मॉल एल, लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, दोनों की लेंथ स्मॉल एल है, ये बोल दिया। उसके बाद हम ये बोलेंगे कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड्स, ठीक। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन नहीं है, बस एक छोटी सी। सर अगर हमें दोनों की रेडियस दे रखी है R1 और R2, तो हम लोग कॉमन एरिया क्यों ले रहे हैं? कॉमन एरिया इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जब भी हम ये बात करेंगे ना कि एक कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस कर रही है ईएमएफ, एक कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो ज्यादा रेडियस वाली कॉइल होगी ना, वो कम रेडियस वाली के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करती है, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा वो कम वाले के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम कम वाले की बात करते हैं, तो कम वाली तो अपने ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी, वो बाहर वाले पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकती। तो ये इसका एक रूल होता है कि जब भी मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूंगा, तो मैं कम वाले को लूंगा, यानी कि जो भी दोनों का कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूंगा वो लूंगा, क्योंकि वो एरिया दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ मान लीजिए एक सोलेनॉइड बड़ी है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाली सोलेनॉइड छोटी है, ये वाली सोलेनॉइड बड़ी है, तो जब मैं लेंथ की बात करूंगा तो मैं लेंथ भी कॉमन वाली लेंथ लूंगा। उसी में मैं ये देख सकता हूँ कि कॉमनली दोनों में क्या चीज शेयर हो रही है, दोनों में कॉमनली क्या चीज शेयर हो रही है, तभी मैं म्यूचुअल की बात करूंगा। म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो म्यूचुअल के लिए हम ये कहेंगे कि एक तो एरिया भी कॉमन होना चाहिए, लेंथ भी कॉमन होनी चाहिए। लेंथ को मैंने क्या करा कि हर एक सोलेनॉइड की लेंथ को मैंने सेम ले लिया, ठीक। और ये चीज समझाने के लिए कि हमें कॉमन कॉमन ही वैल्यू लेनी है, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो लेंथ हो, ये चीज समझाने के लिए मैंने रेडियस अलग अलग लिए हैं। हम चाहते इस चीज को अगर हम स्किप करना चाहते तो हम क्या करते, हम दोनों का रेडियस सेम भी ले सकते थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन वाला रेडियस होगा हम वो लेंगे। कॉमन रेडियस का मतलब क्या है कि एरिया भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, बताओ ये समझ गए हो या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, आ गया सर। चलिए, अब इसके बाद हम इसमें ये कहते हैं, अगला जो है ये मिटा रहा हूं। आकृति क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field set up inside S2, magnetic field set up inside S2, S2 का मतलब क्या है, सोलेनॉइड 2, ड्यू टू करंट I2। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल N2 नहीं लेंगे, स्मॉल N2 लेंगे, स्मॉल n लिया जाता है यहाँ पर, कैपिटल N तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इनसाइड S2 ड्यू टू करंट I2। अच्छा, तो अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि फ्लक्स linked with solenoid S1, ये मैग्नेटिक फील्ड S2 पे कितना हो जाएगा, ये मैंने निकाला। और फिर मैं ये कहूँ कि फ्लक्स लिंक्ड विद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S1, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई इज इक्वल टू बी
ए पाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो कॉमन एरिया ले लिया। बी कौन सा लेंगे, ये वाला, और ये वाला क्यों लेंगे, आप कहोगे ये तो मतलब दूसरी सोलेनॉइड में है, तो ये क्यों लेंगे ऐसा, बस 1 मिनट में बता दूं मैं आपको। और जब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो इधर टोटल फ्लक्स कर देते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कौन सा नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, जो नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड 1 में, क्योंकि मैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये वाला लिया जाएगा जो सोलेनॉइड 2 का है। क्यों, तभी तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे कि एक एक सोलेनॉइड की वजह से दूसरे के अंदर क्या हमने इंड्यूस करा। तो यहां पर ये हो जाएगा फाई, इसको फिर फाई 1 बोल देंगे, फाई 1, और ये सोलेनॉइड 2 का है तो इसको V2 बोल दो, तो V2 A N 1, तो फाई तो सर फाई 1 जो होगा वो हाँ, B2 की वजह से इंड्यूस होगा। वो B2 की वजह से, सोलेनॉइड 2 की वजह से सोलेनॉइड 1 में जो इंड्यूस हुआ है वो, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूसरी सोलेनॉइड का लिया जाता है, और बाकी सारी चीजें जो है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कॉमन लिया जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सोलेनॉइड 1 का ही लिया जाएगा। बस ये करते हैं, ठीक है सर। है ना। तो B2 क्या हो गया यहाँ पर, म्यू नॉट N2 I2, और A हो गया कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हो गया N1। बताइए जी, ये तो समझ में आ गया होगा। सर मतलब S1 की वजह से S2 में इंड्यूस हो रहा है ना ये ना में। ना ना ना, S2 की वजह से S1 में इंड्यूस हुआ है, S2 की वजह से S1 में इंड्यूस हुआ है, तो इसीलिए S2 वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये S2 के अच्छा मैग्नेटिक ठीक है फील्ड, सर। हाँ हाँ, इसलिए मैंने ये फाई 1 निकाला है, फाई 1। अच्छा, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर फाई 1 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये 1 में इंड्यूस हुआ है किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो ये 2 को I2 को नीचे ले आओ, I1 अपॉन I2, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 A N1। ये फाई 1 अपॉन I2 का मतलब क्या है, आप ये देखिएगा कि हमने क्या करा था कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास यहाँ पर जो E था, E क्या था, डी फाई बाई डी टी, E था डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स अगर मैं फ्लक्स से डिवाइड कर देता हूँ करंट को, फ्लक्स से अगर करंट को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये E है, और मैं इसको बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा M है, M इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो E इंटू डी टी हो गया, नीचे क्या हो गया, करंट हो गया, ठीक है। तो E इंटू डी टी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखो, E इज इक्वल टू क्या है, डी फाई बाई डी टी, तो E इंटू डी टी ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, सॉरी, E इंटू डी टी क्या हो जाएगा, डी फाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी फाई अपॉन डी आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि फ्लक्स अपॉन करंट भी अगर मैं कर दूं तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, कॉइल 1 का, तो 1 का फ्लक्स ऊपर रखा और 2 का करंट नीचे रखा, कि 2 के करंट की वजह से 1 में इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, M12, 2 की वजह से 1 में हो गया, तो M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 A N1। ये बताइए समझ में आया कि नहीं, हाँ सर आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब इसी सर अगर यहाँ पे हम M21 रखते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 की वजह से 1 में हुआ था, अगर हम केस लेने की 1 की वजह से 2 में हुआ। ना, इसको M12 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि M21 निकालना है, तो M21 का मतलब, M12 का मतलब तो 2 की वजह से 1 में इंड्यूस जो हुआ है वो हो गया, हाँ सर। है ना। और इसी तरीके से अगर M21 निकालना है, तो M21 के लिए भी नोट्स में तो ये पूरा सब कुछ लिखकर मैं भेजूंगा, लेकिन आप एक चीज सीधे सीधे समझ रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाने हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ सर मैं M12 वही पूछ रही थी। ये म्यू नॉट है, और N2 की जगह आ जाएगा N1, और कैपिटल ए तो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो सेम रहेगा, और N1 की जगह आ जाएगा N2।
ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया जो कॉइल 2 में है, सोलेनॉइड 2 में है, सोलेनॉइड 1 की वजह से, ये M21 हो गया। बताइए जी, समझ गए तो छोड़ दो इसको फिर आगे। यस सर। ठीक है, इसका इसका जो है ये मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया सिमिलरली, लेकिन इस चीज को मैं नोट्स में भेज दूंगा। बिल्कुल यही सेम स्टेप्स है, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 हो जाना है, और कुछ नहीं है इसमें। और फिर इसमें भी वही है कि किस किस फैक्टर्स पर ये डिपेंड करते हैं। जैसे उसमें पहले वाले केस में हमने फैक्टर्स देखा था, तो फैक्टर्स कौन कौन से थे? एक तो हमारा परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 2 उसमें डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉमन क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 1 इस पर डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स डाल देने और कुछ नहीं। बताइए जी, क्लियर है? और ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में और कुछ समझने वाला है नहीं। तो ये जो चैप्टर है बेटा खत्म है फिर ये चैप्टर। और अगर कहेंगे तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। और सर वो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स है क्या सिलेबस में? क्या कह रहे हो? ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स सिलेबस में है? ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस भी लास्ट ईयर ही हटाया सिलेबस में से। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस लास्ट ईयर ही हटाया, नहीं तो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस पर बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आया करते थे, तो वो हट गया है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर खत्म है, इसमें अब और कुछ बचा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, कल अगर मुझे टाइम लगा ना तो मैं 1:30 पर कल एक क्लास और रखूंगा फिर। ठीक है सर। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, मैं मैसेज कर दूंगा। और नेक्स्ट ठीक जो है सर। चैप्टर है वो नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारी पहली बुक खत्म हो गई है, नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। और नोट्स में मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, तो नोट्स में धीरे धीरे बनाकर आपको भेजता रहूंगा। जैसे अभी कल कुछ पेजेस भेजे थे, कुछ पेजेस और भेजूंगा मैं कल आपको। ठीक है सर। चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।